यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। 20 तारीख को ही वहां उसके लिए भी वोट पड़ने जा रहा है। इस पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारी है। आमतौर पर मायावती नहीं लड़ती हैं उपचुनाव, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ रही हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी उसकी लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मायावती के आने से क्या असर पड़ेगा इस पर ये देखना पड़ेगा। भाई एक बात तो ये बिल्कुल हर जगह साफ हो गई कि उनका जो अपना वोटर है, जाटा वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनके साथ वो रहता ही है। अब वही सही, लेकिन अगर वो कुछ उससे भी कुछ नुकसान हुआ तो किसको होगा। जैसे एक एक करके सीट की बात हम लोग कर लेते हैं। ये कुंदरकी की सीट है, मुरादाबाद की सीट है। इस मुरादाबाद की सीट पर बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को दिया, समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया है, तो बसपा ने यहां पर सपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया रफतुल्लाह उर्फ नेता। हाँ, उर्फ नेता छिद्दा। हाँ, तो मुसलमान के सामने मुसलमान। तो इस सीट पर मुरादाबाद की सीट वैसे ही बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही है। नहीं, ये बहुत टफ है और ये शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान वर्ग की सीट थी। जियाउर रहमान अभी सांसद हुए। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ संभावना बहुत कम है और ये जो क्या नाम है, कौन ठाकुर, ये जो लड़ रहे हैं ये पहले भी हार रामवीर सिंह ठाकुर, ये लड़ के हार चुके हैं। यहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है। अब ये बसपा का जो प्रत्याशी है ये कुछ कमाल करे और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि ओवर कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स हो तो वो भले जीत जाए। जो हाजी रहमान तो वैसे भी बसपा से आए, पहले वो बसपा से एमएलए रहे। समाजवादी पार्टी ने जब टिकट काट दिया था तो वापस बसपा में चले गए थे। क्योंकि एक उदाहरण है ना, हाजी रहमान का एक बड़ा संभल लोकसभा का एक उदाहरण है ना कि 2014 में बंटवारा हुआ तो शफीकुर रहमान वर्ग हार गए, तो एक उदाहरण है। नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि ये जो रफतुल्लाह है ये तुर्क हैं, तुर्क कम्युनिटी से आते हैं और वहां पर उसकी वो सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में वो समाज है जिसमें से इनको तो हाजी रहमान भी तुर्क कम्युनिटी से आते हैं। सपा के उम्मीदवार वो भी तुर्क कम्युनिटी से आते हैं। तो इसलिए हाजी रिजवानी जियाउर रहमान थे। इसमें एक कैच है, ये जियाउर रहमान के परिवार को नहीं मिला, ये कादिर राणा के परिवार को मिला, उनकी बहू को मिला है। तो कैच है इसमें, ऐसा नहीं यहाँ इस पर नहीं, वो यहाँ से नहीं, वो अलग सीट है, वो दूसरी सीट है, वो दूसरी। अच्छा, वो दूसरी। यहाँ तो हाजी रिजवान लड़ रहे हैं। हाजी रिजवान, ठीक है। अच्छा, गाजियाबाद की सीट बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है हमेशा। बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है। इस सपा ने पीएन गर्ग को टिकट दे दिया है। बसपा ने, माफ कीजिएगा, पीएन गर्ग को। तो ब्राह्मण के चेहरे के सामने वैश्य चेहरा दे। अच्छा, वो मीरापुर की सीट, ठीक है। और समाजवादी पार्टी ने राज जाटव सीट पर तो कोई बहुत डिबेट जैसी संभावना ही नहीं लगती है मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई, क्योंकि बहुत ही मजबूत सीट जो है ना गाजियाबाद में। करहल और गाजियाबाद पर बात न करें। हाँ, बात ना करें, मतलब कोई आप चाहे, आपके पास वक्त ही है तो फिर कर लीजिए। खैर ये सुरक्षित सीट है अलीगढ़ नहीं, की। लेकिन थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि अगर उस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अतुल गर्ग, एक तरह से कहें कि थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है। वैश्य की जगह यहाँ ब्राह्मण को दे दिया, संजीव शर्मा को दे दिया है। और करहल की अगर बात करें तो ठीक है, वहां बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव के घर की सीट है, अखिलेश जी जबरदस्त जीतते हैं, तेज प्रताप भी जीतेंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है तो घर में सेन लगाई है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो बाद में तय होगा। करहल में ना, समाजवादी पार्टी अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव के सामने, ये धर्मेंद्र यादव के बता रहे हैं बहनोई है। अच्छा, और बीएसपी ने यहाँ पर डॉक्टर अविनाश शाक्य को टिकट दिया। शाक्य वोट भी काफी है वहां, लेकिन शाक्य वोट उस सीट पर समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं। अच्छा, शाक्य वहां पर करहल में समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। खैर की मैं आपसे बात कर रहा था। खैर में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक चारू केन है, डॉक्टर चारू केन, कांग्रेसी हैं, उनको दिया है। अच्छा, और बीएसपी ने यहाँ पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। तो मतलब लेकिन ये कोई सार्वजनिक मीटिंग तो नहीं हुई बीजेपी और बीएसपी की अभी इन चुनावों से पहले हुई है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, फिर अचानक विधानसभा के उपचुनाव बीएसपी लड़ रही है और वो 7 सीटें जो है नॉन बीजेपी सीट से हैं। नहीं, लेकिन अचानक फैसला हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या मायावती जी कोई अधिकार नहीं है कि वो मैं अधिकार पे तो सवाल ही नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मतलब एक पॉलिटिकल कोई मीटिंग का अंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है क्या? अधिकार क्यों नहीं है? फूलपुर में बीजेपी के दीपक पटेल के सामने समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी हैं और बसपा ने यहाँ से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बड़ा रोचक हो गया है ये। इस सीट की थोड़ी चर्चा कर लें। बार बार जाति वाली चर्चा होती है। जो इनके मुस्तफा सिद्दीकी हैं, वैसे तो इनका बड़ा विरोध हुआ है फूलपुर में, और चूंकि प्रवीण पटेल सिर्फ 5000 के मतों के अंतर से जीते थे। अब ये जो दीपक पटेल लड़ रहे हैं, ये केसरी देवी पटेल जो पहले सांसद फूलपुर से, उनके बेटे हैं। लेकिन क्या कह दिया मुस्तफा ने, वो बोल नहीं सकता। उन्होंने जाति सूचक टिप्पणी की। उनके पास इन दोनों जातियों के अलावा है कौन? दलितों में
जो एक तरह से जाटव और पासवान को एकदम उसी तरह से बोला है। ये भी एक मायावती के लिए बोला है, मायावती के लिए सीधे नहीं बोला, लेकिन कहा कि इनके पास यही दोनों जातियां हैं। अच्छा। तो अब उसमें क्या करें, तो ये भी एक बड़ा रोचक वहां फूलपुर सीट पर। तो एक तरह से कहें कि जो चूंकि मुस्लिम वहां बहुत हैं, मुस्लिम हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी बहुतायत है वहां। तो अब वो जो सीट जिसको लड़ाई में माना जा रहा था बहुत, क्या समाजवादी पार्टी के लिए वो मुश्किल में आ जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल। तो नहीं, वहाँ एक और फूलपुर डेवलपमेंट सीट तो केशव मौर्य जी की सीट है ना। हाँ, केशव मौर्य जी की सीट है। तो नहीं, केशव जी वहां से 2014 में एक बार प्रभारी है। नहीं, कांग्रेस के यहाँ एक मजबूत नेता है, मैं आज पढ़ रहा था, वो बड़े नाराज है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, सारी गिफ्ट कर दी है समाजवादी पार्टी को, कह रहे हम लड़ेंगे। देखिए, खड़े हो गए। कांग्रेस के लिए तो सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है कि कम से कम फूलपुर सीट तो दे देते ना भाई, फूलपुर सीट तो कांग्रेस पार्टी को दे देते। अब नेहरू जी को तो अभी तक याद करते रहते हैं, विरासत वही लेके चलते हैं, लेकिन उनकी सीट तक नहीं बचा पाए। चलो लोकसभा में नहीं बचा पाए, विधानसभा में बचा लेते, लेकिन वहां भी नहीं दिया। कटहरी से देखें, बीजेपी के धर्मराज निषाद हैं, सपा की शोभावती वर्मा है, बसपा ने भी यहां पर अमित वर्मा को टिकट दिया है। सपा जीतेगी सर। वो लालजी वर्मा की पत्नी है जो सांसद है वहां से, और लालजी वर्मा का अच्छा होल्ड है वहां पर, तो उनकी संभावना जीतने की बने इसीलिए हुआ। मतलब बसपा में तब भी उनका अच्छा होल्ड था, सपा में आगे तब भी उनका अच्छा होल्ड रहा है, क्योंकि कटेहरी अंबेडकर नगर की सीट अम्बेडकर है, नगर की और आती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयोग किया था कि रितेश पांडे को बसपा से लड़ाएंगे, बिल्कुल उनको लड़ाए, बाहर से आए और हार गए। मतलब ये भी ध्यान में रहे कि कौन कौन बाहर से आया हार गया। तो भाजपा में ये बाहर से आए और हार गए, लालजी वर्मा सांसद बन गए, तो अब उन्हीं के परिवार में ये चला गया है। अब सवाल ये है कि क्या धर्मराज निषाद वो कंसोलिडेशन करेंगे क्या। तो एक तरह से ये भी, मतलब जितनी सीटें बड़ी रोचक हैं, अगर उस पीडीएफ फॉर्मूला के लिहाज से कहें, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बटेंगे तो कटेंगे के लिहाज से कहें, उन सभी के लिहाज से बड़ी रोचक सीट। नहीं, बीएसपी कोई रेलेवेंस रखेगी इन चुनाव में या नहीं? आपको बहुत ज्यादा नहीं रखने वाली, क्योंकि लालजी वर्मा के सामने बहुजन समाज पार्टी उस वोट बैंक को ले जा पाएंगे। अम्बेडकर नगर में चूंकि पहले से बीएसपी के सांसद भी रहे हैं, लेकिन देखिए ये है कि मायावती पहले तो उपचुनाव लड़ती नहीं थी। पिछले लोकसभा विधानसभा में लोग कह रहे थे कि मायावती तो कहीं है ही नहीं। तो जाहिर है बसपा ने एक रीथिंकिंग के तहत शुरुआत की है कि हम यहां से शुरुआत करते हैं, हम मैदान में हैं, क्योंकि उनको अपने समर्थकों को भी ये संदेश देना था, क्योंकि उनके समर्थक चारों ओर कहते थे कि कोई चारा नहीं हम लोगों के पास, तो बहन जी तो खड़ी ही नहीं हो रही, तो यहां से खड़ी हुई है। लेकिन अब वो इस समय कितना प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इतना होने के बावजूद विधानसभा में उनको 12-12.5% के आसपास वोट आए थे बीच में। वो एकदम से पार्टी खत्म नहीं हुई थी, जबकि उसको खत्म मान लिया गया था। तो अगर 12.5% वोट था इस क्षेत्र का, मुझे नहीं मालूम है, वो चेक करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि वो एकदम से शून्य नहीं रहेगा। अगर 15-20%, 18% वोट काटते हैं वो, तो पता नहीं वो किसका वोट काट लें। जैसे मिर्जापुर की मझवा सीट है, यहाँ बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को दिया है, सपा ने ज्योति बिंद को, बसपा ने दीपक तिवारी को, ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ ब्राह्मण दे दिया यहाँ। अब आप बताइए, दोनों तरफ कहीं भी मार कर सकती हैं वो नहीं, देखिए मिर्जापुर की मंझवा सीट पर ब्राह्मण टिकट देना ये उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले जो ललितेश पति भी यहाँ से अपना दावा किए थे और वो उसमें तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे और उनके लिए समझौते में छोड़ी थी। अनुप्रिया यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जो पहले की होल्ड थी वो उनकी उस तरह की नहीं रही। ज्योति बिंद, ये डॉक्टर ज्योति बिंद जो है रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद भाजपा के सांसद थे, हालांकि बाहर से आए थे, और उसके बाद भदोही से उनको टिकट नहीं मिला, फिर वो लड़ गए सपा से। अब वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्हीं की बेटी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो आप जब कहते हैं ना परिवारवाद, तो कोई पार्टी अछूती नहीं, नंबर एक। दूसरा, ये इस देश में सचमुच नेतृत्व को खत्म कर रहा है। भाजपा भी उसमें बहुत पीछे नहीं है, हालांकि सब जगह उसने परिवार वालों को नहीं दिया है, लेकिन अब इसे दीपक पटेल, केसी देवी पटेल के बेटे हैं, तो ये जानकारी में रहे लोगों की। और परिवारवाद का एक बड़ा संकट है, जिससे कैसे भारत की राजनीति निकलेगी। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, अभी फिर कहा कि 1 लाख नए नौजवानों को लाएंगे, लेकिन जब घरवे वाले को सब मिल जाएगा तो नौजवान आएंगे। 2 सीट की बात कर लेते हैं जल्दी से, 2 ही सीट रहेगी। कानपुर की सीसामऊ 40% मुस्लिम वोट वाली सीट है ये। यहाँ बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिए, सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। सपा की तरफ से इरफान सोलंकी की पत्नी नस्लीम सोलंकी, बीजेपी ने शोरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ल को टिकट दिया है। तो यहाँ तो वैसे ही बीजेपी के लिए टफ था। ये वैसे ही इरफान सोलंकी की बड़ी स्ट्रांग सीट है, और ब्राह्मण प्रत्याशी वहां मजबूत होता, क्योंकि कानपुर में ब्राह्मण बहुत मजबूत हैं। लेकिन अभी रमेश अवस्थी बसपा ने भी उतार दिया, तो ये एक रमेश अवस्थी जीत गए। देखिए जिनको लोग नहीं पहचानते थे वो रमेश अवस्थी सांसद हो गए हैं।
वो वही वाले हैं, मोदी जी के साथ थे अब तो उसमें। आपका डाउट क्लियर हो गया ना, मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है? नहीं मीटिंग जैसा नहीं बीजेपी और है। मायावती BSP अपनी पार्टी को, जो अभी अवधेश जी ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई भी पार्टी वहीं तक समझौते करती है जहां तक उसके अपने अस्तित्व पर सवाल न खड़ा हो। नहीं, देखिए सर, उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का जो परिणाम आया था, तो अखिलेश ने जब 37 सीटें जीती तो बीजेपी को जितने तकलीफ नहीं हुई, उससे ज्यादा तकलीफ मायावती को हुई थी अखिलेश का ये प्रदर्शन देखकर। क्योंकि उसका बड़ा वोट बैंक मायावती का वो लेके गए, तो मायावती को लग रहा है कि भाई अखिलेश अगर इसी तरह से मजबूत होते रहेंगे तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है मायावती के लिए। ये नोशन भी दूर करना है कि भाई हम कहीं बीजेपी की मदद करते हैं पीछे से। और नहीं, संदेश गया, इसलिए मायावती की हालत हो गई है राजनीति के अंदर कि मुस्लिम वोट भी उनके पास नहीं रहा, उनका जो पिछड़ा वोट था सिर्फ जाटा छोड़ के बाकी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। एक मीरापुर की सीट की बात कर लें, ये आरएलडी के पास है ये सीट। आरएलडी जब जीती थी तो दूसरी तरफ थी, इस बार बीजेपी के साथ है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को बनाया है। अच्छा, ये भी मुस्लिम बहुल सीट है वैसे। सपा ने सुम्बुल राणा, ये हैं वो सांसद कादिर राणा की बहू हैं, और बसपा ने शाह नजर को मैदान में उतारा हुआ है। इसके संग दो खबर है। सुम्बुल राणा मुस्लिम सपा कि जो ससुर जो है, मतलब फादर जो है, वो इसके बड़े नेता है बसपा के, वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है, बड़े नेता है वहाँ पर। तो ये भी बड़ा मुश्किल होगा बसपा के लिए, मतलब उनके पिता के लिए, कि अपनी बेटी का साथ दे या बसपा के सांसद के लिए दे। और जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, जयंत चौधरी ने अपने ही मतलब भरोसेमंद उम्मीदवार को टिकट दिया, महिला को। वो पहले विधायक रह चुके वहां से 2009 में। चिंता मायावती जी की और है, आजकल वो बार बार उस पर ट्वीट करती हैं। मैंने देखा कि पहले हरियाणा ने कहा था कि हम कोटा विद इन कोटा एससी शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में देंगे। अब उसके लिए कमेटी कर्नाटक ने भी बना दी है, तेलंगाना पहले ही उस पर काम कर रहा है। तो आज फिर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं ये मनुवादी हैं, सभी दोनों पार्टी। वो अपने रंग में आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका भी एक रहस्य है कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो 2017 के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक समझौता किया, उसके बाद से उनकी राजनीति का कुछ अता पता नहीं था। और इसी का परिणाम हुआ कि इस बार दलितों का उनके जो कोर वोटर थे वो भी देखा गया कि वो कांग्रेस या सपा में शिफ्ट हो गए थे, तो उनके अस्तित्व पर भी समस्या पैदा हो गई थी। तो वो खड़े हो रहे हैं, और उनकी भाषा यही रही है कि कांग्रेस नाकनाथ तो भाजपा सांपनाथ। ये बात वो भी कहते, बसपा बहुजन समाज जो जब कांसी राम थे तो वो भी कहते थे कि हमारा तो उसी में अस्तित्व बना हुआ है कि जितनी बार सरकार गिरे, जितने बार उपचुनाव हो, जितने बार चुनाव हो, हम चुनाव लड़ेंगे, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाद में पॉलिसी उनकी खत्म हो गई थी। अब देखने की आवश्यकता यह है कि क्या पॉलिसी अपनाई है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट के लिए जो बसपा सपा के बीच एक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी, थोड़ा बहुत उसके लाभ भी मिले, लेकिन वो कोशिश विफल हुई है। नए रूप में बसपा आई है, तो इस समय वो किसको क्षति पहुंचाएगी, लेकिन ज्यादातर क्षति तो वो सपा को ही पहुंचाएगी। एक लास्ट कमेंट, हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि उपचुनाव में बीजेपी थोड़ा बेहतर करती हुई अब दिखाई दे रही है। नहीं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल थी। और मैं शुरू से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 होती, यानी मिल्कीपुर भी होती, तो 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पड़ना बहुत भारी था। अभी जो प्रत्याशी चयन है, और जिसको एक तरह से कहा जा रहा है ना कि पता नहीं समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पाई, मुस्लिमों को ही दे दिया। हालांकि उनकी मजबूरी भी है। अब इरफान सोलंकी के परिवार को देंगे तो मुस्लिम सीट है, उन्हीं को देंगे, या इस सीट पर जो जहां से जियाउर रहमान बर्क है उनकी सीट पर देंगे, मुरादाबाद वाली, तो उस पे वही देंगे जहां से सुम्बुल राणा। लेकिन फिर भी एक मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को नहीं छोड़ना चाहती। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुस्लिम, सेकंड प्रायोरिटी पे अपना घर, उसके बाद सब लोग हैं। तो जिस पीडीए की बात की जा रही थी वो पीडीए थोड़ा मुश्किल में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट बटे हैं, बड़े शानदार तरीके से टिकट बटे हैं। जहां जो प्रत्याशी एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं ना कि संख्या के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से उनको वहां टिकट दिया है, इसका भी लाभ उसको मिलता हुआ दिख रहा है।